नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज से इस वीडियो के माध्यम से हम आज से इकोनॉमिक्स की बेसिक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आप मेरी फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, जहां बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक्स समझाया गया कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, उसकी ओरिजिन क्या थी, इकोनॉमिक्स डिस्कवरी होने के पीछे उसका क्या कारण था, ऐसी क्या मजबूरी आ गई जिसके कारण इकोनॉमी की डिस्कवरी करनी पड़ी एंड ऑल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि एक लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, और इस लेक्चर में मैं छोटी छोटी माइन्यूट डाउट्स को भी लेकर चलूंगा जो जनरली स्टूडेंट्स के पास रहता ही है, और कभी वो टीचर से इस चीज को डिस्कस नहीं कर पाते, जिनके कारण फर्दर कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, हम जानते हैं सोसाइटी में किसी भी इंडिविजुअल, यहाँ इंडिविजुअल का मतलब है कि कोई एक इंसान, कोई सोसाइटी या कोई स्मॉल बिजनेसेस, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, तो किसी भी सोसाइटी में किसी भी इंसान को रहने के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसमें से फूड, शेल्टर, क्लीन वाटर, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, टीचर्स, डॉक्टर्स एंड एक्सेट्रा। तो इन सारी चीजों की जरूरत होती है डे टू डे लाइफ को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो अब हम आते हैं कि किसी भी सोसाइटी में या फिर किसी भी इंडिविजुअल को इतनी सारी चीजों की जरूरत होती है, तो ये सब क्या है? वांट्स हैं। इसे डे टू डे लाइफ में नीड्स भी बोल सकते हैं। तो एक सोसाइटी और इंडिविजुअल का जो भी नीड्स है, उसका जो लिस्ट होता है वो काफी बड़ा होता है। बट इसे फुलफिल करने के लिए हमें जो चाहिए, क्या चाहिए? रिसोर्स चाहिए। वो काफी लिमिटेड अमाउंट में ही है। ठीक है, तो इतने बड़े वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए काफी लिमिटेड रिसोर्स है। तो इस लिमिटेड रिसोर्स के साथ हम एक एक चीज को कैसे सेटिस्फाई करें, इसी को इकोनॉमिक्स डील करता है। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है चॉइस का। चॉइस से ही हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सी चीज को हम यूज करें जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा, कौन सी चीज हम यूज करें जिससे मिनिमम सेटिस्फैक्शन देगा। तो मैक्सिमम वाले को चूज करके हम डिसीजन लेंगे। तो ये एक बेसिक बैकग्राउंड रहा इकोनॉमिक्स का। और जहां भी इकोनॉमिक्स की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मन में पैसे की बात आती है। बट इकोनॉमिक्स पैसों के बारे में बात नहीं करता। इकोनॉमिक्स बात करता है कि इंडिविजुअल के ओवरऑल ग्रोथ के बारे में, उसकी डे टू डे लाइफ में मेंटल हेल्थ क्या है, फिजिकल हेल्थ क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, वो क्या ट्रांसपोर्ट यूज करता है। मीन्स ओवरऑल एक इंडिविजुअल और सोसाइटी का जो भी ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, उसके बारे में इकोनॉमिक्स बोलता है। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बोलता है। अब आते हैं कुछ डेफिनेशंस पे। काफी सारे डेफिनेशंस है, बट कुछ काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टार्टिंग ऑफ इकोनॉमिक, एडम स्मिथ 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने इकोनॉमिक्स को मेनली वेल्थ पे फोकस किया, वो भी वेल्थ नेशन वाइड। ये क्लासिकल से बिलोंग करते हैं। ये स्कॉटलैंड के थे। तो इनका जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है, ये काफी वेल्थ ओरिएंटेड है। जैसे मैंने बोला कि काफी स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स मीन्स पैसा समझ में आता है, तो एडम स्मिथ जो भी थे, उनको भी इकोनॉमिक्स मीन्स पैसा ही समझ में आता था।
उनके लिए इकोनॉमिक्स मीन्स पैसा, मतलब जितना वेल्थ एक्युमुलेट किया जा सकता है करो। तो इनके लिए ह्यूमन बिहेवियर या फिर इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन, पर कैपिटा इनकम, इन सारी चीजों से मतलब नहीं था। इनका कहना था कि जितना ज्यादा हम वेल्थ एक्वायर करेंगे उतना ही ज्यादा हैप्पीनेस, उतना ही ज्यादा पर्सनल डेवलपमेंट होगा। तो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। और एक और इम्पोर्टेंट बात, 19th सेंचुरी के एंड तक इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बोला जाता था, और उसके बाद इसका नाम चेंज कर इकोनॉमिक्स रखा गया। काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके बाद रॉबिन्स जो डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स को, साइंस ऑफ स्कैरसिटी, ये काफी ऑथेंटिक डेफिनेशन लगता है। साइंस ऑफ स्कैरसिटी, economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce mean which have an alternative uses। मैंने पहले वीडियो में भी इसे काफी डिटेल में समझाया था। रॉबिन जो है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, जो डे टू डे लाइफ में उसकी क्या बिहेवियर रहती है एंड्स एंड स्केर्स मीन्स के बीच में। एंड्स मीन्स होता है वांट्स, और स्केर्स मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेस। और हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस का क्या मतलब होता है कि किसी भी एक रिसोर्स का काफी सारा यूजेज हो सकता है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक लैंड है, इसको हम क्या कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, प्लेग्राउंड बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो एक रिसोर्स है मेरे पास लैंड, और इसके कई सारे यूजेज हैं, तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव यूजेज। ठीक। और इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात किया, जैसे अल्फ्रेड मार्शल ने मैनकाइंड के बारे में बात किया। तो ये एक पर्सनल इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, उसके ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि वो डे टू डे लाइफ में कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे वो मीट करता है और वो ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन को अटेन करता है। और ये ब्रिटिश थे, और ये नियो क्लासिकल से बिलोंग करते थे। इसके बाद आते हैं सैमुअल्सन। सैमुअल्सन डिफाइन करते हैं द स्टडी ऑफ हाउ men and society choose with or without the use of money to employ the scarce productive resources which could have alternative uses। alternative uses का देख रहे हैं, रॉबिन्सन ने भी यूज किया, सैमुअल्सन ने भी यूज किया। सबसे पहले इनके बारे में बात कर लें। इनको 1917 में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, ये अमेरिकन है, और ये मॉडर्न नियो क्लासिकल इन्हें बोला जाता है, जो 1950 के बाद स्टार्ट हुआ। तो ये इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं कि द स्टडी ऑफ हाउ मेन एंड सोसाइटी चूज, कि एक इंडिविजुअल और सोसाइटी कैसे अपने चॉइसेस को चूज करता है, किसी भी रिसोर्स से जो वो प्रोडक्शन करने वाला है उसे वो कैसे चूज करता है, किस चीज में एलोकेट करता है कि उसे मैक्सिमम बेनिफिट मिले, इसी को सैमुअल्सन बोलते हैं। उसके बाद आता है विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी। इनका कहना है कि यूज मनी का हो ना हो, बार्टर सिस्टम में भी विदाउट मनी ही सब चीज एक्सचेंज हुआ करता था। टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेज। तो ये जो बेसिकली एम्फेसाइज करते हैं, ये पहली बार अकाउंट में लाए कंजम्पशन को, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को एंड एक्सचेंज को। ठीक है, ये कंजम्पशन साइड से बोलते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का कंज्यूम करता है, वो कैसे अपने रिसोर्स को कंज्यूम करता है फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। फिर प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन साइज कंजम्पशन साइज से दोनों एक्सपेक्ट सेम ही होता है कि वो अपने रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करें। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स का एक्सचेंज करना, कि हमारे पास कोई ऐसा गुड्स है, हमारे पास मान लेते हैं व्हीट है, काफी मात्रा में है, हमने इसे कंजम्पशन के लिए रख लिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसे मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ किसी भी चीज के लिए, जैसे क्लोथ के लिए। तो इसे एक्सचेंज ऑफ
गुड्स बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है। तो ये सैमुअल्सन का डेफिनेशन था और इसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया। अभी भी वर्ल्ड वाइड इसे ही बोला जाता है और काफी ऑथेंटिक डेफिनेशन भी है। इसके बाद हम बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जहां भी हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम दिखता है, कहीं भी यही पढ़ाया जाता है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, हाउ टू प्रोड्यूस एंड किसके लिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। बट ये प्रॉब्लम आया क्यों, इसका बैकग्राउंड क्या था? डायरेक्ट हमें प्रॉब्लम नहीं जानना है, पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना है, उसके कॉजेस के बारे में जानना है, तब जाकर प्रॉब्लम समझ में आएगी। बट जनरली सीधे यही 3 स्टेटमेंट पढ़ा दिया जाता है प्रॉब्लम के नाम पे, बट ऐसा नहीं है। तो बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम जानेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आया कहाँ से? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इतना अभी तक हमने पढ़ा है, इससे आपको भी आइडिया लग गया होगा कि द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमारे पास एक रिसोर्स का काफी सारा अल्टरनेटिव यूजेज है, तो उस डिफरेंट डिफरेंट यूज में से हमें कौन सी चीज को यूज करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, हम उसे ही अकाउंट में लाएंगे। तो उसी को बोलते हैं चॉइस। तो चॉइस से ही हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमने ये चूज कर लिया कि इस चीज को हमें अकाउंट में लाना है, इस चीज को हमें यूटिलाइज करना है, और इससे हमने डिसीजन ले लिया। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उसके बाद आता है द इकोनॉमिक रिसोर्सेस। और चॉइस का क्या है कि यह किसी के द्वारा भी फेस किया जा सकता है, डेवलपिंग कंट्री या फिर डेवलप्ड कंट्री। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस चॉइस क्यों आया? क्योंकि हमारे पास वांट्स जो है वो एंडलेस है। ठीक है, एक वांट्स फुलफिल होता है, दूसरा क्रॉप अप हो जाता है, सेकंड फुलफिल होता है, थर्ड क्रॉप अप हो जाता है, मीन्स वांट्स एंडलेस है। तो इस वांट्स में से मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, हम उस रिसोर्स में से किस वांट को यूटिलाइज करें, किस वांट को सेटिस्फाई करें, इसी को हम चॉइस बोलते हैं। कि मेरे पास इतना सारा रिसोर्स है और ये सब मेरे वांट्स हैं, तो हम इस रिसोर्स में से किस वांट को हम अकाउंट में लें जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो इसी के लिए हम चॉइस मेकिंग करते हैं, जो कि फिर बाद में डिसीजन मेकिंग कहलाता है। अब आते हैं इस वांट के बारे में, तो हमने पढ़ लिया। अब इट वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कौन सी चीज चाहिए? तो उसे चाहिए रिसोर्सेज, जो कि काफी लिमिटेड है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम रिसोर्स जान लेते हैं, जो काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। रिसोर्स होता है डिफाइंड एज द गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड टू कैरी आउट प्रोडक्शन। मतलब किसी भी रिसोर्स जो चीज डायरेक्टली इंडल्जेंट है इन प्रोडक्शन में, उसे ही हम रिसोर्स बोलेंगे। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होना ही चाहिए, वही रिसोर्स में आ सकता है। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड में हम जानते हैं कि लैंड में फैक्ट्री सेटअप कर दिए, उसी को लैंड नहीं। हमें जो भी चीज लैंड से प्राप्त होता है उसे हम लैंड रिसोर्स बोलते हैं। जैसे वाटर, ऑयल, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड एक्सेट्रा। तो ये सारे चीज हमें लैंड से ही मिलते हैं, तो इसीलिए हम इसे लैंड रिसोर्स बोलते हैं। उसके बाद लेबर में क्या आ जाएगा? टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर, इंजीनियर्स। तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसे हम लेबर बोलते हैं। और कैपिटल, कैपिटल में क्या आ जाएगा? और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मनी। मनी ना ही आपका रिसोर्स है, ना ही आपका कैपिटल है। हाँ, बट इसका यूज किया जा सकता है। रिसोर्स और कैपिटल को परचेज करने में इसका यूज किया जा सकता है, बट मनी को हम रिसोर्स या कैपिटल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटेलिजेंस नहीं है प्रोडक्शन में। ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करता है, ये इनडायरेक्टली प्रोड्यूस करता है। अब जैसे हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि $5 का बिल जो होगा उसे हम फैक्ट्री में लगाकर उसे हम कोई बिस्किट या फिर चॉकलेट बना सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट इंटेलिजेंस होना इंपॉर्टेंट है
प्रोडक्शन के लिए, उसे हम रिसोर्स या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। तो कैपिटल में क्या आ सकता है? टूल्स, मशीन्स, कंप्यूटर, डिलीवरी वैन्स। तो क्या है टूल्स मशीन्स, क्या है डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज हो गया। कंप्यूटर एंड डिलीवरी वैन्स क्या है, इसे हम सर्विस में यूज करते हैं, ये डिलीवरी के लिए यूज होता है। कंप्यूटर जो है ये मैन स्किल के लिए होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज होता है, तो इसे हम रिसोर्स और कैपिटल बोल सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या होता है, कोई भी एक इंडिविजुअल जो लैंड, लेबर और कैपिटल को कंबाइन करके जो प्रॉफिट अर्न करने का जो वो एक कॉम्बिनेशन बनाता है, उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो ये इस तीनों को कंबाइन करके वह जो प्रोडक्शन करता है, उससे जो प्रॉफिट होता है, उसी को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब क्या है कि दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज, रिसोर्स की बात हो रहा है। दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज इन रिलेशन टू डिमांड। यह एक रिलेटिव थ्योरी है जो रिसोर्सेस है। क्योंकि यह लिमिटेड है, हमें कैसे मालूम पड़ा? हमें इसलिए मालूम पड़ा क्योंकि जितने भी डिमांड हो रहे हैं उसे हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर डिमांड को फुलफिल कर देते और उसके बाद एक्स्ट्रा बच जाता, तो हम बोलते कि जो रिसोर्स है वो भी अनलिमिटेड है। तो इसलिए डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, डिमांड कुछ बच ही जा रहा है मार्केट में, इसलिए हम इसे लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। तो रिसोर्स आर नॉट ओनली स्केर्स बट दे आल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेज। ऑल दिस नेसेसिटेट अ चॉइस बिटवीन विच गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस। तो देखिए, किसी भी रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज होता है। जैसे मैंने बताया कि एक लैंड है, फार्मिंग कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं। तो इस रिसोर्स से हम कौन सी चीज का यूज करें जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करा सके, तो हम उसी के लिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइसेस आता है कि हम क्या चूज। देखिए, चॉइसेस दो तरह से भी आ सकता है, प्रोडक्शन साइड से भी, कंजम्पशन साइड से भी। कंजम्पशन साइड से आ सकता है कि अनलिमिटेड वांट्स है, हम अपनी कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करें विद गिवन रिसोर्सेस। प्रोडक्शन साइड से आ सकता है कि लिमिटेड रिसोर्स है, हम कौन सी चीज ऐसी प्रोड्यूस करें जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दिला सकती है। तो दोनों साइड से हो सकता है, कंजम्पशन साइड, प्रोडक्शन साइड। तो रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूजेज है एंड ऑल इट नेसेसिटेट चॉइसेस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस फर्स्ट। और डिफरेंट वांट्स के कारण, डिफरेंट यूजेस के कारण हमें प्रायोरिटी लिस्ट में लाना पड़ता है कि कौन सी चीज हमें पहले प्रेफर करना है प्रोडक्शन के लिए, कौन सी चीज सेकंड नंबर पे, एंड कौन सी चीज लीस्ट प्रोडक्शन लिस्ट पे डालना है जिससे हमें मिनिमम सेटिस्फैक्शन मिले, और कौन से टॉप पे होगा जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इसमें हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा चीज हमें सबसे पहले प्रोड्यूस करना है, कौन सा चीज सबसे बाद में प्रोड्यूस करना है। तो इसी को बोलते हैं कि रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, इनका कहना है कि एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग। ठीक है। तो अभी तक हमने यह भी देखा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। ठीक, मान लेते हैं एक फार्मर के पास एक लैंड है, ये वीट भी प्रोड्यूस कर सकता है, ये राइस भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब इस फार्मर के पास चूंकि इस एक रिसोर्स का क्या हो गया, दो अल्टरनेटिव यूजेस हो गया। अब हम मान लेते हैं पल्सेस भी डाल देते हैं, तो तीन अल्टरनेटिव यूज हो गया। मतलब एक रिसोर्स का मैक्सिमम अल्टरनेटिव यूज हो गया, मल्टीपल अल्टरनेटिव यूज हो गया, तो उसे चॉइस मेकिंग करना ही पड़ेगा। अगर उसे वीट के प्रोडक्शन से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वीट का प्रोडक्शन करेगा, राइस से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करता है तो राइस प्रोड्यूस करेगा ये। तो जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा वही ये फार्मर प्रोड्यूस करेगा। ठीक। तो व्हाट वी डिसाइडेड टू प्रोड्यूस इज एन आउटकम ऑफ चॉइस। इस स्टेटमेंट का एक मतलब है, व्हाट फार्मर डिसाइडेड टू प्रोड्यूस इज एन आउटकम ऑफ चॉइस।
तो ये जो फार्मर है वो क्या डिसाइड किया कि हमें व्हीट प्रोड्यूस करना है, राइस प्रोड्यूस करना है, पल्स प्रोड्यूस करना है, या फिर इस लैंड पे हमें फैक्ट्री सेटअप करना है, या फिर इस लैंड पे हमें प्लेग्राउंड देना है बच्चों के लिए। तो ये अपने आप में अकाउंट करेगा कि कौन सी चीज इसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सकती है। तो वो जो डिसीजन लेगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, वो आउटकम होगा चॉइस का। क्योंकि मेन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ चॉइस का ही खेल चल रहा है कि इतने में से वो क्या चूज करता है, और वो चूज किस बेसिस पे करेगा कि उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्टिमम बेनिफिट वो कौन दे सकता है। तो वो जो डिसीजन लेगा वो तो फाइनल होगा, तो वो किसका आउटकम होगा, चॉइस का होगा। तो बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ये चॉइस के इर्द गिर्द घूमता है या फिर इकोनोमाइजिंग के इर्द गिर्द। मीन्स हम किसी भी रिसोर्स को कैसे इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं कि कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यही है बैकग्राउंड ऑफ प्रॉब्लम, जो बेसिकली कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। इसके बाद हम कॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे, उसके बाद हम मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स पे आएंगे। तो यही है वीडियो का अंत। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।